इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पजल से पार्ट 16। यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर अरेंजमेंट दो वेरिएबल्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग पजल का ये पार्ट 16 है। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम को, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। आपको उनको बैठाना होगा सही तरीके से, जैसी कंडीशंस दी होंगी। तो अगर आपने पिछले 15 वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने रीजनिंग पजल में डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो आप भी जा करके देख सकते हैं। आपको चैनल पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीजनिंग पजल के नाम से, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है आपसे, और उसके आधार पे हम देखेंगे कैसे उसको अरेंज करना है। ये आपके सामने प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप YouTube की सेटिंग्स में जा करके वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिएगा, जिससे आपको ये साफ साफ दिखने लगे। अब यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले पज़ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पज़ल आपकी मॉडरेट लेवल की है। ईजी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल की पज़ल है। आपको इसको सॉल्व करने में 4 मिनट मेरे ख्याल से लगने चाहिए इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। तो लेवल पता चल गया, मॉडरेट लेवल की है, 4 मिनट लगेंगे। और अगर एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह की पज़ल तो उनको सॉल्व करके आइएगा, इनको छोड़ने वाली कंडीशन में नहीं है। अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। 10 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल लाइन्स कंटेनिंग 5 in each। कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 एक में 5 एक में। इन रो 1 PQRST आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 लोगों को यहाँ पे बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5, और ठीक इसी के नीचे ही आपको बैठाएं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। कह रहे हैं रो 1 है। रो 1 और 2 से मतलब नहीं, ये देखना है कि साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग कौन सा ले रहे हैं आप। तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम नॉर्थ फेसिंग लेते हैं, नीचे वाले को साउथ फेसिंग, ताकि हमको करने में आसानी रहती है। तो कह रहे हैं कि जो रो 1 है उसमें कौन कौन बैठा हुआ है, PQRS। तो हम PQ ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो ऐसे तीर बना लिया। फिर दूसरी रो में कौन बैठा है, ABCD EF ये सब बैठे हुए हैं, तो हम AB यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ यहाँ पे AB वाले हैं, और इसका तीर ऊपर बना लिया क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग कैसे हैं, फेसिंग नॉर्थ हैं। ओके, एक साउथ फेसिंग है, एक नॉर्थ फेसिंग है। Each person from row 1 faces the person from row 2. All of them likes to play different games, namely hockey, football, cricket, badminton, basketball, chess, table tennis, lawn tennis, volleyball, कैरम, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कह रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और सभी लोगों को कुछ ना कुछ गेम पसंद है, और ये 8 या 10 गेमों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई सेम ऑर्डर नहीं है। तो अभी यहाँ तक पूरा क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अब नीचे से कंडीशन स्टार्ट होती हैं। अब देखते हैं कंडीशंस कैसी हैं और कैसे उनको हम टैकल करते हैं, कैसे उनके साथ हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम फिट कर पाते हैं, अपनी कंडीशंस के हिसाब से बैठा पाएंगे कि नहीं। पहले देखिए क्या है, T इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले चेस। कह रहे हैं कि T कहाँ पे है। अब T होगा तो मतलब साउथ फेसिंग वाली रो में ही होगा। कह रहे हैं कि T जो भी आदमी चेस पसंद करता है उसके लेफ्ट में तीसरे साइड में बैठे हैं। तो साउथ फेसिंग है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है कि T और चेस के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। टोटल एक रो में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर मैं चेस को यहाँ पे बैठाऊँ, चेस खेलने वाले को, तो T कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। चेस खेलने वाले को अगर यहाँ पे बैठाऊँ तो T कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 2 ही कंडीशंस हैं। चेस को अगर यहाँ पे बैठाता हूँ फिर T के लिए कंडीशन नहीं बचती है। और T किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो चेस वाला तो इधर ही रहेगा। तो अभी पता नहीं है, 2 कंडीशंस हैं। आप चाहें तो एक और यहाँ पे बना सकते हैं 2 के लिए डायग्राम, फिर देखिएगा कहाँ पे गलत हो रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि कंडीशंस एक भी फिट नहीं बैठ रही हैं, कोई भी जगह खाली नहीं बैठ रही, तब आप जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको लेकर के चलिएगा और डायग्राम बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि चेस और 1 2 3, ये तीसरी जो पोजीशन है किसकी है, T की है। इसको मैंने इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपका क्या है, साउथ फेसिंग है, तो ऐसे ही ये भरा जाएगा। ओके, नॉर्थ फेसिंग होता तो उसको उस तरीके से लिखते हैं कि T इधर होता और चेस दूसरी तरफ। ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करेगा, नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। ओनली 1 person सिट बिटवीन B एंड द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले कैरम। अच्छा, कह रहे कि कैरम और B वाले के बीच में एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब दोनों ही नॉर्थ फेसिंग वाले में होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन,
बी स्लैश इसको लिख लेते हैं कैरम, इसके बीच में केवल एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है। सी नहीं लिखा वरना कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए थोड़ा सा और आगे इसके लिख लिया है, और ये ऐसे। अब ये क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि जैसे लिखा गया है वैसे ही लोग बैठे, हो सकता है कैरम पहले आ जाए बी बाद में आए, तो हमको दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी को लेकर के चलना होगा। फिर कह रहे हैं कि पी एंड आर इमीडिएट नेबर्स बट नीदर पी नॉर आर लाइक्स टू प्ले चेस। कह रहे हैं कि पी और आर इमीडिएट नेबर्स हैं। ये तीसरी कंडीशन है कि P एंड R ये क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब P और R एक साथ ही रहेंगे। इतना आप इनको बना सकते हैं, स्लैश लगाने की भी जरूरत नहीं, P और R एक साथ रहेंगे। और दोनों में से कोई भी चेस खेलना पसंद नहीं करता, ये भी कंडीशन है। मतलब चेस जहाँ पे होगा वहाँ पे ना तो P आएगा ना तो R आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले टेबल टेनिस फेसेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। कह रहे हैं कि वो पर्सन जो टेबल टेनिस खेलना पसंद करता है किसको फेस करता है, ऐसे पर्सन को जो कि ए के राइट से थर्ड में स्थित है। ए कहाँ पे होगा, नॉर्थ फेसिंग है, तो हम क्या करेंगे, अब ए का राइट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ए को, ए के राइट से थर्ड, तो 1 2 3 ये थर्ड बनाया। इसके सामने कौन होगा यहाँ पे, वो होगा टेबल टेनिस वाला, आप ऐसे टी भी लिख सकते हैं। अब यह यहाँ भी वही कंडीशन है कि अगर हम ए को यहाँ पे बैठाएंगे तो 1 2 3 गिनेंगे, और यहाँ पे टेबल टेनिस वाला, ए को यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे टेबल टेनिस वाला, दो कंडीशन यहाँ पे बन रही हैं। फिर और आगे देखते हैं क्या कि टी डज नॉट लाइक टेबल टेनिस। अच्छा, कह रहे हैं कि टी को टेबल टेनिस पसंद नहीं है भाई, मतलब आप यहाँ पे टी को बैठाएंगे वहाँ पे टेबल टेनिस नहीं आएगा। ये आपके लिए क्या है, पांचवी कंडीशन है कि टी को टेबल टेनिस से कोई भी लगाव नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। कह रहे हैं कि डी कहाँ पे है, ई से लेफ्ट में सेकेंड हैंड पे बैठा हुआ है। तो छठी कंडीशन है, इसको लिख लेते हैं कि डी कहाँ पे होगा, डी आपका जैसे मान लेते हैं ई अगर यहाँ पे होगा तो इससे लेफ्ट, तो ये आपके नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर ही होगा, तो एक स्थान छोड़ करके इधर बैठा होगा डी। फिर कह रहे हैं हु लाइक्स टू प्ले बास्केटबॉल। अच्छा, हु किसके लिए आया होगा, ई के लिए। मैंने कई बार बताया कि हु एंड ये सब वाली चीज़ें बहुत बार मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो हु किसके लिए आएगा, ई के लिए। सेकंड पर्सन जो होगा कि इसको क्या पसंद है, बास्केटबॉल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने समझने के लिए लिखना है। ई डज नॉट फेस टी। कह रहे हैं कि ई जो है वो टी को फेस नहीं करेगा, तो ई जहाँ भी होगा, ई के लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर टी यहाँ दोनों जगह पे आएगा तो ई, मान लेता हूँ टी अगर यहाँ पे आएगा तो ई आपका नीचे नहीं आ सकता, ई को इधर आना होगा, इधर आना होगा, कहीं भी होगा, लेकिन ई और टी आमने सामने नहीं होंगे, ये सातवीं कंडीशन कहती है। तो आमने सामने के लिए मैं डबल एरो का प्रयोग करता हूँ कि ई और टी आमने सामने नहीं होंगे। ओके, डी डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले चेस। कह रहे हैं कि डी उस पर्सन को फेस नहीं करता है जिसको चेस पसंद है। अभी चेस की कंडीशन क्लियर नहीं है, तो इतना तो हमको ये पता है आठवीं कंडीशन से कि डी को आमने सामने क्या नहीं होगा, चेस वाला पर्सन नहीं होगा। ऐसे आप बना दीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट फेसेस ईच अदर। नौवीं कंडीशन कहती है कि क्रिकेट और फुटबॉल वाले फेसेस ईच अदर, मतलब आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, कॉमा लगा के आगे भी क्या है, बट द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले कैरम। कह रहे हैं कि लेकिन ये 10वीं कंडीशन लिखेगा कि जो क्रिकेट वाला पर्सन होगा उसके दाएं बाएं कहीं भी कैरम वाला पर्सन नहीं आ सकता है। मतलब ये बात तो पता चलती है क्रिकेट और कैरम एक ही लाइन में होंगे। अभी देखिए कुछ भी भरा नहीं जा रहा है, हम ऐसे रैंडमली पुट करते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम केस बना लिए होते, 2 एरो को बनाए होते, तो हमारा काम कुछ ना कुछ भरने वाला हो गया होता। तो इन केस अगर आपको लगता है कि हम एक एरो और बना लेते हैं, एक अरेंजमेंट एरो और बना लेते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। एक बार आप कंडीशंस को भी लिख लीजिए, उसके बाद भी बनाइए, फिर भी आपको ऐसे ही लगना है। ऑल्सो द पर्सन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट इज फेसिंग नॉर्थ। कह रहे हैं कि ये तो पता ही चल गया कि जो क्रिकेट खेलेगा वो नॉर्थ को ही फेस करेगा, कॉमन सेंस था। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल एंड द पर्सन हु लाइक्स लॉन टेनिस। कह रहे हैं कि 11वीं कंडीशन है कि लॉन टेनिस LT आप लिख सकते हैं, और ये वॉलीबॉल के बीच में केवल एक ही व्यक्ति होगा, तो आप ऐसे वॉलीबॉल लिख सकते हैं, इनके बीच में LT और ये वॉलीबॉल, ठीक है, इनके बीच में एक ही व्यक्ति होगा, ये बता रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्सन हु लाइक्स लॉन टेनिस डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक चेस। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लॉन टेनिस पसंद करता है वो चेस वाले पर्सन को फेस नहीं करता है। अब इससे एक चीज़ आपको क्या पता चलती है कि जो लॉन टेनिस वाला पर्सन होगा वो आपका नॉर्थ फेसिंग होगा। क्यों? क्योंकि चेस वाला क्या है, साउथ फेसिंग है, और अगर आमने सामने होंगे तभी जब एक दूसरे अलग अलग रो में होंगे। इसका मतलब वॉलीबॉल भी किधर होगा, AB वाली सीरीज में ही या नॉर्थ फेसिंग वाले में ही होगा। ओके, इतनी बात आपको पता चलती है। इसको आप लिख लीजिए कि चेस और ये आपका क्या है, LT लॉन टेनिस, ये आपस में आमने सामने नहीं होंगे। S does not like table tennis but is an immediate neighbor of R। कह रहे हैं कि S को क्या नहीं पसंद है, टेबल टेनिस नहीं पसंद है। टेबल टेनिस क्रॉस कर दीजिए, लेकिन क्या है वो इमीडिएट नेबर ऑफ R है। R का क्या है, इमीडिएट नेबर है। R और S आपस में साथ आएंगे। ओके, साथ के लिए इमीडिएट नेबर के लिए मैं ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ। P does not like hockey। 15वीं कंडीशन है कि P को हॉकी पसंद नहीं है। देखिए सब कुछ बना लिया, एक भी अभी कुछ फिल नहीं हुआ। तो चलिए, हमारी बस बदकिस्मती थी कि ये फिल नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आप पूरे पजल को पढ़ेंगे नहीं, आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कुछ हिंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले आप एक बार पजल को पढ़िए, उसके बाद ये सोचिए कि आपको ये पजल करना है कि नहीं करना है। मुझे लगता है कि पजल के केस में और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके पास ऐसी चॉइस नहीं होती कि आप एक बार पहले पूरी पजल को पढ़िए, उसके बाद ये डिसाइड करिए कि आपको इसको करना है कि नहीं करना है। या तो आप पजल को पढ़ के करिए या तो आप उसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं करते हैं मतलब आपने अपना नुकसान कर लिया। पढ़ रहे हैं तो उसको करते जाइए, अपना 100% दीजिए कि आप कर ही लेंगे, ताकि आप जितना समय दे रहे हैं उसमें कुछ आप गेन भी कर पाएँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए, दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई डरावनी चीज़ है। चेस बहुत बार आया है, तो हम चेस से ही शुरुआत कर लेते हैं। एक लाइन में और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इतना पता है कि ऊपर क्या होगा, PQ नॉर्थ, ये साउथ फेसिंग, AB नॉर्थ फेसिंग। एक बार मैं यहाँ पे रखता हूँ चेस को। हमने चेस के बारे में देखा था, क्या था, चेस को यहाँ पे रखूँगा तो T कहाँ पे आएगा, T आएगा यहाँ पे। इसमें मैं चेस को यहाँ पे रखता हूँ तो T कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ओके, या इसकी जो पहली कंडीशन है वो ख़त्म हो गई। ओके, B और कैरम वाली कंडीशन तो अभी मेरे ख्याल से नहीं फुलफिल हो पाएगी। P और R ये भी पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ये पता चल जाएगा कि P और R। अच्छा, दूसरे वाले में तो हो सकता है क्या कि यहाँ पे चेस आ गया है, यहाँ पे जैसे पहले वाले में देखिए तो क्या होगा कि यहाँ पे P आ सकता है या फिर R आ सकता है, या तो यहाँ पे P और R आ सकता है, क्योंकि और कहीं पे आपको दो एक साथ जगह खाली नहीं मिलती है। और दूसरे वाले में भी देखिए क्या है, या तो PR यहाँ पे आएगा या तो PR यहाँ पे आएगा। देखिए स्लैश क्यों लगाया, क्योंकि ये नहीं पता कि P कहाँ पे होगा, R कहाँ पे होगा, लेकिन ये पता ये दोनों जगहें क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई हैं। ओके, ये जो तीसरी वाली कंडीशन थी ये भी आपकी ख़त्म हो गई। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हमको पता चलता है, टी किसको फेस नहीं करेगा, टी किसको लाइक नहीं करेगा, सॉरी फेस नहीं, लाइक नहीं करेगा, टेबल टेनिस को। तो मतलब जहाँ पे टी है वहाँ पे टेबल टेनिस तो हो नहीं सकता है। तो टेबल टेनिस के लिए मैंने देखा दो जगहें थी, तो अब टेबल टेनिस को कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। तो टेबल टेनिस की जगह पे फिक्स हो, यहाँ पे फिक्स हो जाती है, तो एक ही पोजीशन आप फिक्स कर सकते हैं। देखिए नीचे आ जाइए, 1 2 3, 3 स्थान छोड़िए, एक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ओके, दूसरे वाले केस में आते हैं, यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो फिर टी अगर यहाँ पे है तो टेबल टेनिस यहाँ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब टेबल टेनिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे टेबल टेनिस रखेंगे तो एक ही जगह नहीं बचेगी, टेबल टेनिस के लिए 2 ही जगहें थी, एक तो टी आ गया, दूसरा क्या है टेबल टेनिस का है, तो यहाँ पे हम टेबल टेनिस लिख देते हैं। तो ए कहाँ पे आ जाएगा, एकदम एक्सट्रीम एंड पे। ओके, तो जो चौथी वाली कंडीशन थी वो भी ख़त्म हो गई और पांचवी वाली भी ख़त्म हो गई। ओके, एक एक कंडीशन ऐसे ख़त्म हो रही है। फिर आगे देखते हैं क्या है कि ई के लेफ्ट में क्या एक स्थान छोड़ करके डी आ रहा है, और क्या क्या पता है कि ई और टी आमने सामने नहीं। देखिए यहाँ से हमको कुछ मिल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे अभी 4 स्पेस खाली हैं। ई के आमने सामने टी नहीं हो सकता, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे ई नहीं हो सकता, मतलब ई कहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, और यहाँ पे कहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें दूसरे वाले कंडीशन में देखें तो ई के लिए केवल एक ही जगह खाली है कि ई यहाँ पे होगा तभी यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि और कोई जगह तो खाली बचती नहीं जहाँ पे ई और डी एक गैप के साथ फिट हो सकें। ओके, अब अगर पहले डायग्राम में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ई के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ई यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे आ जाए। ओके, एक स्थान का गैप हो गया, टी के सामने तो आया नहीं, या फिर ई यहाँ पे आ जाए और डी यहाँ पे चला जाए,
दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप 8वीं कंडीशन पे नज़र डालिए तो आपको क्या पता चलता है कि डी कभी भी चेस वाले के सामने तो जाएगा नहीं। तो जब ये कंडीशन आप पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पूरा लंबा चौड़ा, केवल आपको जो शॉर्ट कोड में आपने लिखा है वही पढ़ना है कि डी के सामने चेस तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो दूसरी जगह पे आपने बनाया है वहाँ पे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी थी कि ई और डी केवल यहीं आ सकते थे और कहीं आ ही नहीं सकते थे, और यहाँ पे चेस के सामने ही डी है। मतलब जो दिया गया आपको हिंट है वो वही उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ये अरेंजमेंट। मतलब इसको आप काट दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। और यहाँ से हमको ये भी पता चल जाता है कि डी यहाँ पे तो आएगा नहीं। मतलब यहाँ पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यहाँ पे डी हो और यहाँ पे क्या हो, ई। और जब आपको ये पता चल जाता है कि ई यहाँ पे आएगा तो ई को क्या पसंद है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल आप ऐसे लिख सकते हैं बी, ये ई के लिए आ जाएगा ये। ओके, तो कौन कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है? छठी वाली पूरा खत्म, 7वीं वाली भी खत्म हो जाती है, और 8वीं कंडीशन भी खत्म हो जाती है। 9वीं कंडीशन पढ़ते हैं, क्या है कि क्रिकेट और फुटबॉल आमने सामने आएंगे। तो क्रिकेट और फुटबॉल तो कई जगह पे हो सकता है, क्रिकेट और फुटबॉल आ सकते हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, छोड़ देते हैं। और 10वीं कंडीशन भी क्रिकेट से लगी हुई है। जब क्रिकेट और फुटबॉल में से किसी एक को डिसाइड कर लेंगे तो ये 10वीं कंडीशन अपने आप ही इससे इंटरलिंक्ड होगी। 11वीं कंडीशन क्या कहती है कि लॉन टेनिस और वॉलीबॉल के बीच में आपका एक का गैप है। ओके, और ये पता है 12वीं कंडीशन से कि चेस के सामने लॉन टेनिस नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे चेस के सामने आप लॉन टेनिस को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो लॉन टेनिस कहाँ पे आ सकता है? फिर देखिए सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो बास्केटबॉल है आपका, फिक्स है। तो बास्केटबॉल फिक्स हो जाता है, इधर लॉन टेनिस हो जाता है, तो लॉन टेनिस यहाँ पे आ नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि फिर लॉन टेनिस यहाँ पे होगा और वॉलीबॉल यहाँ पे, या वॉलीबॉल लॉन टेनिस के लिए ये ए वाली जगह और यहाँ पे टी के सामने वाली जगह खाली रहेगी और कोई जगह नहीं हो सकती। ये गलती कर सकते हैं आप। क्यों? यहाँ पे ये पता है कि लॉन टेनिस नहीं आएगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि वॉलीबॉल तो आ जाए। ओके, तो वॉलीबॉल तो आ सकता है, लॉन टेनिस नहीं आ सकता है। तो अभी भी हमारे सामने कई सारी कंडीशंस होंगी जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, तो उसको भी हम खुला छोड़ते हैं अभी कि फुलफिल हम नहीं कर पाएंगे 12वीं वाली कंडीशन और 11वीं वाली कंडीशन को लेकर के। अब 13वीं कंडीशन में चलते हैं। क्या कहती है कि एस को टेबल टेनिस नहीं पसंद है। मतलब अगर ऊपर आप देखिए तो PRT 3 की पोजीशन क्लियर है, Q और S बचे हुए थे। अब ये भी बता दिया कि यहाँ पे S नहीं आ सकता है टेबल टेनिस की जगह पे, तो यहाँ पे क्या कौन आएगा? Q आएगा। फिर जब यहाँ पे Q आ गया तो एक ही जगह खाली थी चेस वाली, यहाँ पे S आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे S आ गया तो P और R की कंडीशन भी क्लियर हो सकती है। कैसे? 14वीं कंडीशन कहती है कि R और S नेबर्स हैं, तो S अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे कौन आएगा? केवल और केवल R, और यहाँ पे R हो गया तो यहाँ पे कौन बचेगा? केवल और केवल P। तो PRSTQ सब कुछ कंप्लीट। तो जो जो कंडीशंस फुलफिल हो गए उसको काट दीजिए, ये खत्म। 14वीं कंडीशन खत्म हो जाती है आपकी। और 12वीं कंडीशन तो हमने बता ली है कि चेस और टेबल लॉन टेनिस आएंगे नहीं, इसको भी काट दीजिए। 15वीं कंडीशन बचती है कि पी को हॉकी नहीं पसंद है, मतलब यहाँ पे हम हॉकी नहीं रख सकते हैं। ओके, तो हॉकी के लिए आपके कौन कौन सी प्लेस बचेंगे? या तो टी पे आएगा हॉकी या तो आर पे आएगा हॉकी। यही दो कंडीशंस यहाँ पे बचती हैं। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन आपकी बाकी रह जाती है। एक तो दूसरी कंडीशन कि बी और कैरम के बीच में, बी के लिए भी आपकी दो कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी, या तो यहाँ पे बी आएगा या तो यहाँ पे बी आएगा। लेकिन जहाँ बी आएगा उसके एक स्थान छोड़ करके कैरम आएगा। ठीक है, फिर 9वीं कंडीशन है कि क्रिकेट और फुटबॉल आमने सामने होंगे। क्रिकेट और फुटबॉल आमने सामने कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? कई जगह हो सकती है क्रिकेट और फुटबॉल के लिए भी आमने सामने आने के लिए। फिर अगर क्रिकेट सॉल्व हो जाता है तो वहाँ से कैरम की पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि उसके अगल बगल कैरम नहीं होगा। कैरम की पोजीशन आपकी क्लियर होती है तो लॉन टेनिस और वॉलीबॉल सब एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड हैं। अब कैसे करेंगे हम इस चीज़ को? आप सोचिए कि और आगे हम यहाँ पे क्या बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्टेप उठाना होगा किसी एक को लेकर के। मैं यहाँ पे बी और कैरम को अगर लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं बी और कैरम के लिए। तो अगर मैं बी को यहाँ पे रखता हूँ, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बी को रखूँगा तो कैरम कहाँ पे आएगा? डी वाली जगह पे आएगा कैरम, क्योंकि एक स्थान छोड़ करके आएगा, पीछे तो जगह है नहीं, तो कैरम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ये पॉसिबिलिटीज़ है इसलिए ऐसे ऊपर नहीं लिख रहे, नीचे ही। तो कैरम अगर यहाँ पे आएगा तो कैरम के अगल बगल क्रिकेट नहीं आ सकता। ये कंडीशन नंबर 10 कहती है कि क्रिकेट के बगल में कैरम नहीं आ सकता है। दूसरी तरीके से कह लीजिए कि कैरम के बगल में क्रिकेट नहीं आ सकता। तो जब कैरम यहाँ पे आ गया तो इसने ये वाली पोजीशन ब्लॉक कर दी क्रिकेट के लिए, और ये वाली, ये दोनों पोजीशन ब्लॉक हो गई, क्रिकेट नहीं आ सकता। आखिरी जगह पे तो बास्केटबॉल है, एक ही जगह बचती है, वो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ
पे बी है। तो बी की जगह पे अगर आप क्रिकेट को रखेंगे तो क्रिकेट के सामने फुटबॉल को आना चाहिए, जबकि यहाँ पे चेस की पोजीशन पहले से ही फिक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिकेट की पोजीशन के लिए एक ही जगह खाली थी, वो भी फुटबॉल आना चाहिए था, यहाँ पे चेस है। मतलब जो अरेंजमेंट है पूरा नहीं हो पाया, मतलब बी का जो स्थान है ये नहीं हो सकता। ऐसे आप एक और डायग्राम बना के कर सकते हैं या फिर ओरली अपने दिमाग में भी थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा जो काम है इसको कर सकते हैं, और आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि बी को, अब एक ही कंडीशन बचती है कि बी को यहाँ पे बैठाते हैं। यहाँ पे बी को अगर बैठाएंगे तो कैरम पीछे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे आएगा, ए की जगह पे कौन आ जाएगा, कैरम आ जाएगा। अब कैरम जब यहाँ पे आ जाता है तो क्रिकेट ना तो इस जगह पे आएगा ना तो डी की जगह पे, तो एक ही कंडीशन बचती है कि क्रिकेट कहाँ पे आएगा, बी के साथ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे, तो उसके ठीक सामने क्या आ जाएगा, फुटबॉल। तो फुटबॉल यहाँ पे आ गया, देखिए क्रिकेट और फुटबॉल बन गया। कौन कौन सा कंडीशन बन गई, 9वीं वाली कंडीशन हमारी खत्म, 10वीं वाली खत्म हो जाती है। अब क्या क्या बचता है, देखिए अब यहाँ पे बचता है एक ही स्पोर्ट है, वो यहाँ पे है लॉन टेनिस और वॉलीबॉल, तो नीचे ही आएगा। नीचे केवल 2 ही प्लेस खाली हैं, डी वाला खाली है और ये वाला खाली है, और यहाँ पे लॉन टेनिस तो आएगा नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे चेस के सामने है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉलीबॉल। ठीक है, यहाँ पे वॉलीबॉल आएगा तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, लॉन टेनिस आ गया। नीचे केवल एक ही व्यक्ति खाली रह जाता है, ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अब ऊपर भी देख लीजिए, अब केवल स्पोर्ट कौन कौन से खाली हैं, देखिए तो हॉकी और बैडमिंटन। तो पी की जगह पे हॉकी तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैडमिंटन, और यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाएगा, हॉकी। ओके, तो ये हमारी पूरी जो अरेंजमेंट है ख़त्म हो जाती है और आसानी से हमने इसको बना लिया। बस कंडीशंस क्या थी कि ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, बस कंडीशन जैसे आपको दी गई थी अगर उसको आप अपने दिमाग में रख करके कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए समय बचेगा और काफ़ी स्पीड भी आपकी बनी रहेगी। अगर आप दिमाग में रख करके नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ पे बी वाली कंडीशन थी तो आप एक और बना लेते डायग्राम और बी की कंडीशन के हिसाब से आप आसानी से कर लेते। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कैसे आपको इंटरलिंकिंग करनी है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होगी और अगर एक का प्लेस पता चलता है, जैसे यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल का था, क्रिकेट का पता चला या कैरम का प्लेस पता चल गया तो ये पता चल जाएगा क्रिकेट का प्लेस कहाँ पे हो, क्रिकेट का पता चलेगा तो फुटबॉल का प्लेस पता चलेगा, फुटबॉल का प्लेस पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि पी की जगह पे कौन आएगा, क्योंकि फिर 2 ही स्पोर्ट्स बच रहे थे। तो सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कितना अच्छा आप इसको कर सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी होती है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जिससे आपका दिमाग भी इसी क्रम में सोचने के लिए एकदम से तैयार रहे एग्जाम टाइम में भी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस बनेंगे कि बताइए डी के सामने कौन है, तो डी के सामने यहाँ पे कौन पड़ेगा, पी पड़ेगा। आपसे पूछेगा कि ए कौन सा गेम खेलता है, तो ए खेलता है कैरम। फिर पूछ सकता है कि बी के सामने कौन सा जो बैठा है पर्सन वो कौन गेम पसंद करता है, तो आप देखेंगे बी के सामने टी है और टी कौन सा गेम पसंद करता है, फुटबॉल पसंद करता है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि डी से राइट हैंड साइड में 2 स्थान जाएंगे और उसके सामने जो पर्सन बैठा है उसको कौन सा गेम पसंद है, तो डी से राइट जाएंगे 2 स्थान तो यहाँ पे पहुँचेंगे ई पे, ई के सामने कौन बैठा है, क्यू, क्यू को क्या पसंद है, टेबल टेनिस। तो अलग अलग तरह से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अरेंजमेंट अगर आपने सही किया है तो क्वेश्चंस को सिर्फ ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और आपके सामने मैं और बहुत सारी पजल्स की वीडियो लेकर के आऊँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करिए और लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी जिनको पजल से बहुत डर लगता है, उनका डर भी हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।